केमिकल काइनेटिक्स में सबसे पहले आपने पढ़ा कि आखिर क्यों आप लोग केमिकल काइनेटिक्स की स्टडी करते हो। स्टार्ट किया आप लोगों ने स्टोचियोमेट्री के साथ, और स्टोचियोमेट्री के अंदर आप लोगों ने एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ कन्वर्जन और रेट ऑफ रिएक्शन की बात की। उसके बाद आप लोगों ने लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ा, जहां पर आप लोगों ने रेट ऑफ रिएक्शन को लिखना सीखा। उसके बाद आप लोगों ने रेट कांस्टेंट की यूनिट और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के ऊपर थोड़ा बहुत फोकस किया। उसको पढ़ने के बाद आप लोगों ने डिफरेंशिएटेड रेट इक्वेशन और इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को पढ़ा, और इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन के अंदर आप लोगों ने जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर के लिए 5 इंपॉर्टेंट बातों को वहां पर याद किया। और उसके बाद आप लोगों ने nth ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को याद किया। साथ ही साथ आप लोगों ने हाफ लाइफ एक्सप्रेशन मेथड को भी वहां पर देख लिया। उसके बाद आप लोगों ने कुछ मेथड्स पढ़े जिससे आप लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन कर सकते हो। इन टोटल आप लोगों ने वहां पर 6 मेथड्स की स्टडी की। उसके बाद लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने काइनेटिक्स ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को स्टार्ट किया था, और कल हम लोग देख रहे थे कि आपकी कंसेक्यूटिव रिएक्शंस की काइनेटिक्स किस तरीके से होती है और किस तरीके से आप लोग कंसंट्रेशन निकाल सकते हो अगर आपके पास कोई रिएक्शन कंसेक्यूटिव रिएक्शन दी गई है। आज की क्लास के अंदर हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कंसेक्यूटिव रिएक्शंस के ऊपर बेस होंगे, और साथ ही साथ हम लोग पढ़ने वाले हैं कि एप्रोक्सीमेशन मेथड क्या होता है आपका प्री इक्विलिब्रियम एप्रोक्सीमेशन मेथड, और क्या होता है आपका स्टेडी स्टेट एप्रोक्सीमेशन मेथड। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हे गाइस, दिस इज आरजे एंड वेलकम टू आरजे एकेडमी। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग कंसेक्यूटिव रिएक्शन को कॉरस्पॉन्डिंग काइनेटिक्स को सीख रहे थे, और हम लोगों ने वहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी और कंसंट्रेशन ऑफ सी को साथ साथ हम लोगों ने वहाँ पर टी मैक्स को भी देखा था, और हमने वहाँ पर बी मैक्स को भी कैलकुलेट किया था। जो आपकी रिएक्शंस थी वो कुछ इस तरीके की थी, जहाँ से आपका ए से बी बन रहा था, बी से आपका सी बन रहा था, K1 आपका फर्स्ट स्टेप का रेट कॉन्स्टेंट है, K2 आपका सेकेंड स्टेप का रेट कॉन्स्टेंट है, और ये इस रिएक्शन का आप लोग क्या बोल रहे थे, कंसेक्यूटिव रिएक्शन बोल रहे थे। और वहां पे आपने अज्यूम किया था कि जो आपकी रिएक्शन है ये कैसी है, ये आपके पास फर्स्ट ऑर्डर कंसेक्यूटिव रिएक्शन है। फर्स्ट ऑर्डर का मतलब क्या हुआ, जो आपके पास इनिशियल रिएक्टेंट है यहाँ पर ये आपका फर्स्ट ऑर्डर की तरह वेरी कर रहा है इनिशियल रिएक्शन के अंदर, और आप लोगों ने उसी का यूज कर सबसे पहले ए की कंसंट्रेशन निकाली थी एट एनी टाइम टी, उसके बाद आप लोगों ने बी की निकाली, फिर आपने सी की निकाली, और साथ ही साथ आप लोगों ने इनको याद करने का पैटर्न भी लास्ट लेक्चर के अंदर देखा था। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी तक आप लोगों को इनकी कंसंट्रेशन अच्छे से याद हो गई होगी। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि एग्जाम के अंदर यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। आज के लेक्चर के हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कंसेक्यूटिव रिएक्शन की कॉरस्पॉन्डिंग आप लोगों से एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं, चाहे वो आपका गेट का एग्जाम हो या फिर वो आपका CSIR नेट JRF केमिकल साइंस का एग्जाम हो। साथ ही साथ हम लोगों ने टी मैक्स की भी बात की थी, और हम लोगों ने वहाँ पर क्या बात की थी, बी मैक्स की भी बात की थी कि आपकी बी की यानी कि इंटरमीडिएट की मैक्सिमम कंसंट्रेशन क्या होगी और वो किस टाइम के ऊपर होगी, उसके फॉर्मूले को भी हमने वहाँ पर याद किया था। तो ये तो हम लोगों ने बात कर ली थी किस तरीके से आप लोग कंसंट्रेशन को निकाल सकते हो एट एनी टाइम टी। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि आखिर आपका ए वर्सेस टी का ग्राफ क्या होगा, आपका बी वर्सेस टी का ग्राफ क्या होगा, आपका सी वर्सेस टी का ग्राफ क्या होगा। हम लोग इन ग्राफ की स्टडी करेंगे किस टाइप से आपका ग्राफ ये बन सकता है। अगर आप लोग ध्यान से देखो इन रिएक्शंस के इसके एक्सप्रेशंस को, तो आपकी जो एक कंसंट्रेशन है, चाहे वो ए की हो, बी की हो या फिर सी की हो, वो K1 के ऊपर, वो K2 के ऊपर, वो K1 के ऊपर, K2 के ऊपर या फिर वो K1 के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो आपका जो ग्राफ होगा उसके वहाँ पर भी आपके पास केसेस बन सकते हैं कि आपका K1 क्या होगा, आपका K2 क्या होगा, कि आपका K1 K2 से छोटा है, कि आपका K1 K2 से बड़ा है, या फिर वो दोनों का जो वैल्यू है वो लगभग क्या है, बराबर है। तो कुल मिलाकर आपके पास 3 केसेस बनेंगे। फर्स्ट केस आपका बन सकता है कि आपका K1 K2 से बहुत छोटा है। सेकंड केस बन जाएगा कि आपका जो K1 है वो K2 से बहुत बड़ा है। थर्ड केस आपका बन जाएगा कि जो आपका K1 और K2 है वो अप्रोक्सीमेटली दोनों क्या है, बराबर है। बराबर मतलब क्या है, वो आपस में एक दूसरे क्या है, लगभग वो एक दूसरे के इक्वल हैं। तो तीनों केसेस बन जाएंगे। तीनों केसेस के अंदर आप लोगों को प्लॉट ड्रॉ करना है, कंसंट्रेशन ऑफ ए वर्सेस टी, कंसंट्रेशन ऑफ बी वर्सेस टी और कंसंट्रेशन ऑफ सी वर्सेस टी। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से इनके प्लॉट हम लोग बना सकते हैं।
तो हमारे पास क्या है, हमारे पास ये रिएक्शन है जिसको हम लोग क्या बोल रहे थे, फर्स्ट ऑर्डर कंसेक्यूटिव रिएक्शन बोल रहे थे। वी स्टडी द प्लॉट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ बी, कंसंट्रेशन ऑफ बी, कंसंट्रेशन ऑफ सी फॉर रिएक्शन ए गिव्स बी गिव्स सी, K1 K2 यहाँ पर रेट कांस्टेंट है अंडर 3 डिफरेंट कंडीशंस। पहली कंडीशन हमने क्या ली है कि जो आपका K1 है वो बड़ा बड़ा है K2 के साथ, जो आपका सेकंड कंडीशन है वो K1 जो है वो छोटा छोटा है K2 का। देखिए मैं यहाँ पर बार बार यहाँ पर मैंने 2 साइन लगा रखे हैं छोटे छोटे कि मैं आपको 2 बार बोल भी रहा हूँ कि K1 छोटा छोटा है, इसका मतलब K1 अब K2 से बहुत ज़्यादा छोटा है। सेकंड जो कंडीशन है उसके हिसाब से, जो आपकी फर्स्ट कंडीशन है उसके हिसाब से K1 जो है वो K2 से बहुत बड़ा है। सेकंड कंडीशन के हिसाब जो K1 है वो K2 से बहुत बहुत छोटे से, कि आपके मान लीजिए कि जो आपका K1 है वो क्या होगा 1 होगा, जो आपका K2 है वो क्या होगा आपका 1000 होगा। तो इस तरीके का कंपैरिजन मैं बोल रहा हूँ जहाँ पर आपका K1 क्या है, छोटा छोटा है K2 से। जो आपकी थर्ड कंडीशन है उसके हिसाब से जो आपका K1 और K2 है वो अप्रोक्सीमेटली क्या है आपके पास इक्वल है। तो तीनों केसेस के लिए आपके जो ग्राफ बनते हैं वो स्लाइटली डिफरेंट बनते हैं और आपको पता होना चाहिए किस केसेस का आपका ग्राफ कैसा बनेगा, ताकि आप लोग उन्हें अच्छे से समझ जाओ। क्योंकि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, वो उन्होंने आपसे ग्राफ पूछ भी लिया है एक बार कि कैसे आपका ग्राफ होगा जब आपके पास K1 और K2 है वो अप्रोक्सीमेटली बराबर होंगे। K1 जो K2 है वो आपका K1 जो है छोटा होगा K2 से, या फिर K1 आपका बड़ा होगा K2 से, उस केस के अंदर आपका ग्राफ क्या होगा। तो ग्राफ के क्वेश्चंस भी यहाँ से आ चुके हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं K1 आपका बहुत बड़ा बड़ा है K2 से, तो आपकी रिएक्शन क्या है, आपकी रिएक्शन ये रही A गिव्स B गिव्स C। अब आप कह रहे हो कि जो आपका K1 है वो बहुत बड़ा है। अगर आपका K1 बहुत बड़ा है इसका मतलब क्या हुआ, जो आपका पहला स्टेप होगा इसको आप ब्रेक कर सकते हो, इसको आप ब्रेक कर सकते हो। A से आपका B बनेगा, B से आपका C बनेगा, ये आपका K1 है, ये आपका K2 है। अब कंडीशन आपने क्या ले ली, K1 आपका बहुत बड़ा बड़ा है K2 से, इसका मतलब जो आपकी पहली रिएक्शन है वो क्या है, बहुत फास्ट है। इसका मतलब क्या, जो आपका A है वो जल्दी से खत्म हो जाएगा, जो आपका B है वो जल्दी से पहले बन जाएगा। जो आपका पहले स्टेप है ये आपका फास्ट है, आपका जो K1 है वो बड़ा है, इसका मतलब क्या, जो A है वो जल्दी डिकम्पोज हो जाएगा, या फिर मैं बात करूं जो B है वो जल्दी से क्या हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा। और जो आपका B फॉर्म होगा उसके बाद वो धीरे धीरे C के अंदर कन्वर्ट होगा, वो धीरे धीरे C के अंदर कन्वर्ट होगा, क्योंकि जो आपका K2 है वो इन कंपेरिजन टू K1 आपका थोड़ा सा छोटा है। तो वही चीज़ें मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। द कंसंट्रेशन ऑफ A डिक्रीजेज वेरी रैपिडली, क्योंकि आपका K1 बहुत बड़ा है। एंड इट सीम्स दैट फर्स्टली ऑल A हैज़ बीन कन्वर्टेड टू B एंड B टेक कंसिडरेबली हाइट एंड देन स्टार्ट डिक्रीजिंग। जो आपका A है वो एकदम से डिक्रीज हो जाएगा, वो सारा की सारा कन्वर्ट हो जाएगा B के अंदर, क्योंकि पहला जो आपका रेट कॉन्स्टेंट है K1 वो बहुत बड़ा है। अब क्योंकि आपका सेकेंड रेट कॉन्स्टेंट जो K2 है वो छोटा है, इसका मतलब क्या, जो B का कन्वर्जन है C के अंदर वो धीरे धीरे होगा। तो ऐसा लगता है आपको स्टार्टिंग के अंदर कि आपका जो सारा के सारा A है वो खत्म हो गया, आपका सारा के सारा B जो है वो बन गया। अब वो B धीरे 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 जो है वो C के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। तो कुछ इस तरीके से वही बात मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। द कंसंट्रेशन ऑफ A डिक्रीजेज वेरी रैपिडली, एकदम से वो खत्म हो जाएगा। वो जितनी जल्दी खत्म होगा आपको लगेगा कि इट सीम्स दैट फर्स्टली ऑल A हैज़ बीन कन्वर्टेड टू B, सारा की सारा जो A है वो आपका B के अंदर कन्वर्ट हो गया। B टेक्स कंसिडरेबल हाइट एंड देन स्टार्ट डिक्रीजिंग, पहले वो एक हाइट तक पहुंचेगा, अपनी मैक्सिमम कंडीशन तक पहुंचेगा, उसके बाद वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन जिस स्पीड से वो बना है, जिस स्पीड से उसकी फॉर्मेशन हुई है, उससे कम स्पीड से उसका क्या होगा, डीकम्पोजिशन होगा, क्योंकि जो आपका K2 है वो K1 से क्या है, छोटा छोटा है। तो जिस स्पीड से वो बना है उससे बहुत कम स्पीड से वो डिकम्पोज होगा, और जो आपका C है वो धीरे धीरे बनने लगेगा। द फॉर्मेशन ऑफ C स्टार्ट आफ्टर ए इंडक्शन पीरियड विद स्मॉल रेट। इसकी बात हम लोग लास्ट लेक्चर के अंदर भी कर चुके हैं कि आपका इंडक्शन टाइम क्या होता है। इंडक्शन टाइम वो होता है कि जितना टाइम पहले आपका थोड़े अमाउंट के अंदर B का फॉर्मेशन होगा, जब आपका B कुछ अमाउंट के अंदर बन जाएगा उसके बाद आपके C का फॉर्मेशन होना स्टार्ट होगा। तो जितना टाइम उसको लगा B को बनने को या फिर C के फॉर्मेशन को स्टार्ट होने को, उस पीरियड को आप लोग बोलते हो इंडक्शन पीरियड। द फॉर्मेशन ऑफ C स्टार्ट्स आफ्टर ए इंडक्शन पीरियड विद स्मॉल रेट। स्मॉल रेट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो आपका K2 है वो क्या है, बहुत छोटा है K1 के कंपैरिजन के अंदर। तो देखिए ग्राफ कैसे बनेगा, मैं कह रहा हूं कि जो आपका A है वो क्या है, रैपिडली डिक्रीज हो जाएगा, ये आपका एक्सपोनेंशियली क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। जब आपका A डिक्रीज हो जाएगा तब आपका B जो है वो रैपिडली क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन उसकी हो जाएगी। तो ये आपका जो है वो B बन गया है। पिंक लाइन से मैंने यहाँ पर शो कर रहा हूँ आपके B को, ब्राउन लाइन से जो है वो आपका क्या है, ये आपका क्या है, ये आपका A है, ये आपका क्या है, B है। क्योंकि आपका जो K1 है, क्योंकि जो आपका K1 है वो बहुत बड़ा है, तो A एकदम से डिक्रीज हो जाएगा। तो ग्राफ जो है बहुत यहाँ से शार्पली आपका ये डिक्रीज होगा एक्सपोनेंशियली, और डिक्रीज होने के बाद जो आपका B है वो एकदम से क्या है, जल्दी से वो पीक पकड़ लेगा।
कम टाइम के अंदर वो क्या कर लेगा, कम टाइम के अंदर वो क्या कर लेगा, पीक को पकड़ लेगा। पीक को पकड़ने मतलब क्या है, वो एक बार अपनी मैक्सिमम कंडीशन तक पहुंच जाएगा। उसके बाद वो धीरे धीरे क्या होगा, डिक्रीज होगा। मैंने यहाँ पर जो है वो लगभग सेम तरीके से दिखा रखा है। आप मान सकते हो कि वो ग्राफ जो है वो कोई इस तरीके से जाएगा, वो धीरे धीरे क्या होगा, डिक्रीज होगा। जिस स्पीड से वो बना है उसी स्पीड से वो डिक्रीज नहीं होगा। लास्ट में जो मैंने ग्राफ बनाए हुए हैं तीनों केसेस को मैंने जब कंपेरिजन करके दिखाया हुआ है, उस केस के अंदर मैंने आपको इस ग्राफ को अच्छे से बनाया हुआ है कि वो पहले तेज फॉर्म होगा और फिर वो धीरे धीरे क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ये वाली जो आपकी पीक होगी वो तो एकदम से पीक ले लेगा, लेकिन जो नीचे आएगा वो धीरे धीरे आपका नीचे आएगा। अब बात करते हैं सी की, तो सी कब बनना शुरू होगा आपके पास, सी आपका धीरे धीरे बनना शुरू होगा। कुछ अमाउंट के अंदर जब आपका बी बन जाएगा, कुछ अमाउंट के अंदर जब आपका बी बन जाएगा तो सी की फॉर्मेशन टेक प्लेस होने लगेगी और सी की भी आपकी फॉर्मेशन अच्छी से होने लग जाएगी। अब इस चीज़ का जो आप यहाँ पर अच्छे से ध्यान दे सकते हो वो ये है कि जो आपका ए है वो रैपिडली डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब जो आपकी बी की फॉर्मेशन है वो भी बहुत तेज होगी। तो जो ये पीक पकड़ेगा वो लगभग जो आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन है ए, वो लगभग इसके बराबर ही होगी। वो लगभग क्या होगी, इसके बराबर ही होगी। तो आपको इस ग्राफ को अच्छे से समझना है। अब बात करते हैं केस 2 की, उसके बाद तीनों ही केस ग्राफ को एक साथ देख लेंगे। किस केस के अंदर आपके ग्राफ के अंदर पीक ज़्यादा जा रही है, कैसे वो एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है, कैसे वो डिक्रीज हो रहा है। जब आप लोग तीनों को साथ में देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। केस 2 मैंने यहाँ पर लिया है जब आपका K1 क्या है, बहुत छोटा है K2 से, यानी कि आपका K2 जो है वो बहुत बड़ा है। तो ए से बी आपकी रिएक्शन थी, K1 यहाँ था, बी से आपका कर रहे थे सी में जा रहे थे, K2 आपका यहाँ है। अब आप यहाँ पर देखिए जो आपका K1 है वो क्या है, बहुत छोटा है, यानी कि ए से बी का कन्वर्जन बहुत धीरे धीरे हो रहा है। लेकिन जो K2 है वो आपका बहुत बड़ा है। जैसे ही आपका थोड़ा सा बी बनेगा वो K2 इतना बड़ा है कि वो जल्दी से क्या हो जाएगा, सी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ए से भी बहुत धीरे धीरे कन्वर्ट हो रहा है। मान लीजिए यहाँ पर आपके पास जो ए है वो 1000 mg की उसकी कंसंट्रेशन है, वो 1000 mg से उसने क्या किया, 10 mg बी को बहुत धीरे धीरे उसने बनाया। लेकिन जो आपका K2 है बहुत तेज है, जैसे ही आपका 10 mg बी बनेगा वो तुरंत आपका सी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब आप इस रिएक्शन को दूर से देखोगे तो आपको लगेगा डायरेक्टली आपका जो ए है वो सी के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। इसी केस के अंदर हम लोग क्या लगाते हैं, अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं। ग्राफ समझने की कोशिश करते हैं कैसे आपका ये ग्राफ यहाँ पर बनेगा। सबसे पहले पढ़ते हैं क्या रिएक्शन के अंदर हो रहा होगा। कंसंट्रेशन ऑफ ए डिक्रीजेस वेरी स्लोली टू बी, क्योंकि आपका K1 बहुत छोटा है। अगर K1 बहुत छोटा है तो रिएक्शन बहुत धीरे धीरे चल रही है, जो आपका ए का कन्वर्जन हो रहा है बी के अंदर वो बहुत धीरे धीरे हो रहा है। बट बी डिक्रीजेस वेरी रैपिडली, क्योंकि आपका K2 यहाँ पर बहुत बड़ा है K1 के रिस्पेक्ट में, तो जैसे ही आपका बी बनेगा वो तुरंत डिक्रीज हो जाएगा और आपका सी की फॉर्मेशन स्टार्ट होने लग जाएगी। तो फॉर्मेशन स्लोली एंड डिकम्पोजिशन रैपिडली ऑफ बी शो इट्स ट्रांजिएंट एक्सिस्टेंस। इसको आप क्या बोलते हो, ट्रांजिएंट एक्सिस्टेंस बोलते हो। जब आपका बी है बहुत स्लोली बनेगा लेकिन वो बहुत तेज खत्म हो जाएगा, तो आपको ऐसा लगेगा कि बी बना ही नहीं है। उसकी एग्जिस्टेंस कैसी है, ट्रांजिएंट। उसकी एग्जिस्टेंस का मतलब क्या होता है, आफ्टर सम टाइम्स बिकम ऑलमोस्ट कांस्टेंट। अभी कैसे कांस्टेंट बन रही है इसका हम लोग जिक्र करेंगे जब हम लोग इसे ग्राफ को पढ़ेंगे। लेकिन आपके जो ए से बी का कन्वर्जन हो रहा है वो बहुत स्लो हो रहा है। जैसे ही थोड़े से अमाउंट के अंदर आपका बी बनेगा वो तुरंत सी के अंदर कन्वर्ट होने लग जाएगा। तो आपका जो बी है वो आपको दिखेगा ही नहीं कब आपका बी बना, कब आपका खत्म बना। इसको आप बोल सकते हो कि उसकी रिएक्शन, उसकी जो कंसंट्रेशन है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो गई है। वो कभी भी जीरो नहीं होगी, लेकिन उसकी लगभग क्या हो जाएगी, बहुत ही कम रहेगा, और वो उसकी लगभग क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। एंड इट सीम्स दैट देयर इज अ डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ ए टू सी। उसी बातों को मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। अब देखिए क्या हो रहा है, मैं कह रहा हूँ कि आपका ए से बी बन रहा है, बी से आपका सी बन रहा है। यहाँ पर आपका रेट कांस्टेंट K1 था, यहाँ पर आपका रेट कांस्टेंट क्या है, K2 है। K1 आपका बहुत छोटा है, जो आपका ए जो है वो डिक्रीज होगा। हालांकि वो डिक्रीज तो एक्सपोनेंशियली होगा, लेकिन वो बहुत स्लोली डिक्रीज होगा। तो इस तरीके से आपका जो ए है वो डिक्रीज होगा, बहुत स्लोली डिक्रीज होगा। लास्ट केस के अंदर अगर मैं बात करूँ तो जहाँ पर आपका K1 बढ़ा था, मैंने आपको ए को इस तरीके से डिक्रीज किया था, वो एकदम से डिक्रीज हो गया, बहुत रैपिडली क्या हो गया, वो डिक्रीज हो गया। लेकिन इस केस के अंदर वो रैपिडली डिक्रीज नहीं होगा, वो धीरे धीरे डिक्रीज होगा। हालांकि वो डिक्रीज तो होगा, एक्सपोनेंशियली होगा, लेकिन वो क्या होगा, बहुत धीरे धीरे वो डिक्रीज होगा। अब बात करते हैं बी की, तो बी आपका बहुत धीरे धीरे फॉर्म होना शुरू करेगा। जैसे आपका ए धीरे धीरे खत्म होगा, वैसे आपका ए बी जो है वो धीरे धीरे बनना शुरू होगा। लेकिन जैसे ही आपका बी थोड़े से अमाउंट पे बनेगा, उसका कन्वर्जन शुरू हो जाएगा और वो सी का फॉर्मेशन आपका होने लग जाएगा, सी का फॉर्मेशन आपका होने लग जाएगा। तो बी आपको ऐसा लगेगा पूरी रिएक्शन के अंदर ऑलमोस्ट क्या रह गया, कांस्टेंट रह गया, क्योंकि
क्योंकि बी जैसे ही थोड़ा सा बनेगा वो सी के अंदर बहुत रैपिडली कन्वर्ट हो जाएगा और आपको ऐसा लगेगा कि डायरेक्टली जो आपका ए है वो आपका सी के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, डायरेक्टली जो आपका ए है वो सी के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। तो आपको ऐसा लगने लग जाएगा कि जो बी है वो आपका पूरे रिएक्शन के थ्रू आउट क्या रहा, हल्का सा बिल्कुल कांस्टेंट रहा। अगर आपकी कंसंट्रेशन ऑफ बी आपकी कांस्टेंट हो गई तो आपका क्या हो गया, चेंज इन बी विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपका क्या हो गया, ये आपका 0 हो गया। इसी को आप क्या बोलते हो, SSA बोलते हो। इसी को आप क्या बोलते हो, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन बोलते हो। जब आप लोग क्या करते हो, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी को आप क्या कर देते हो, 0 के बराबर कर देते हो। ये आप कब करने वाले हो, जब आपका K2 बहुत बड़ा है K1 से, उस केस के अंदर आपका बी थोड़े से अमाउंट के अंदर जैसे ही बनेगा वो सी के अंदर रैपिडली कन्वर्ट हो जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि बी आपका बना ही नहीं, या फिर आपको ऐसा लगेगा कि उसकी कंसंट्रेशन थ्रू आउट द रिएक्शन क्या रही, बिल्कुल कॉन्स्टेंट रही। इसलिए इसी केस के ऊपर आप क्या लगा सकते हो, SSA को अप्लाई कर सकते हो। SSA आप कहाँ अप्लाई करते हो, मैंने यहाँ पर दोबारा से लिखा हुआ है, कंसंट्रेशन ऑफ बी रिमेन्स कांस्टेंट, स्मॉल एंड ऑलमोस्ट कांस्टेंट। बहुत स्मॉल रहेगी, रिमेन्स वेरी स्मॉल, इसको बोल सकते हो कि बहुत कांस्टेंट भी रहेगी। हार्डली चेंज विद द कोर्स ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन जब आपकी कैरी फॉरवर्ड हो रही है उसके दौरान आपकी जो बी की कंसंट्रेशन है वो चेंज नहीं होगी। इस केस के अंदर आप लोग क्या लगा सकते हो, SSA को अप्लाई कर सकते हो। अब पढ़ते हैं तीसरा केस, जहां पर आपका K1 और K2 की जो वैल्यूज है वो अप्रोक्सीमेटली क्या है, इक्वल है। जब आपका A जैसे मान लो ये आपके पास रिएक्शन है A से B, B से C, तो इस केस के अंदर जो आपका K1 और K2 है वो लगभग क्या है, सेम है। तो जिस फॉर्म से जिस स्पीड से आपका B बनेगा उसी स्पीड से आपका C, उसकी स्पीड से आपका B जो है वो घट भी रहा होगा। तो आपका A जो है वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा, उसका आपका जो B है वो धीरे धीरे फॉर्म होगा, अपनी मैक्सिमम कंसंट्रेशन में जाएगा और उसी स्पीड से वो क्या कर देगा, डिक्रीज भी कर जाएगा। अगर ये आपकी मैक्सिमम कंसंट्रेशन है तो जिस स्पीड से ये इंक्रीज हुआ है उसी स्पीड से वो क्या हो रहा है, डिक्रीज भी हो रहा है, क्योंकि K1 K2 लगभग क्या है, ऑलमोस्ट इक्वल है। K1 आपका एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा, लेकिन ध्यान रहे जो हमने पहला केस पढ़ा था उसके अंदर ये रैपिडली डिक्रीज हो रहा है। तो ग्राफ कुछ इस तरीके का बनेगा, मैं यहाँ पर साथ में कंपेयर करूँ तो ये होता है रैपिडली डिक्रीज होना, लेकिन यहाँ पर जो है वो धीरे धीरे डिक्रीज होगा, उसी स्पीड से आपका B बनेगा और जब B का कुछ सर्टेन अमाउंट बन जाएगा तो C का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर सिंपल तरीके से ग्राफ बन गया। अब तीनों ही केसेस को अगर मैं एक साथ देखूं तो देखते हैं कैसा आपका कंपैरिजन लगेगा, किस तरीके ग्राफ तीनों केसेस के अंदर होते हैं। तो पहला केस क्या है, जहां पर आपका K1 क्या है, बड़ा है, A जो है वो रैपिडली डिक्रीज होगा, B की रैपिडली फॉर्मेशन होगी और उसके बाद आपका B जो है वो C के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। तो A का आपने क्या किया है, A को आपने रैपिडली यहाँ पर डिक्रीज किया है, ये आपका क्या है, रैपिडली जो है आपका A जो है वो डिक्रीज हो गया, फिर आपका एकदम से जल्दी से आपका जो है B की फॉर्मेशन होगी और अपनी मैक्सिमम तक वो कम टाइम के अंदर पहुंच गया। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास टाइम वाली एक्सिस है, तो कम टाइम के अंदर वो मैक्सिमम तक पहुंच गया। कम टाइम के अंदर वो कहां तक पहुंच गया, मैक्सिमम तक पहुंच गया। अगर मैं थर्ड कंडीशन की बात करूं जहां पर उसके आपके पास जो K1 और K2 है वो अप्रोक्सीमेटली सेम है, वहां पर उसने थोड़ा टाइम लगाया, थोड़े टाइम लगाने के बाद वो कहाँ तक पहुँचा है, B मैक्स तक पहुँचा है। तो ये एक डिफरेंस होता है जब आपका K1 बड़ा हो K2 से और आपका K1 अप्रोक्सीमेटली बराबर हो K2 के। जो आपका B मैक्स है वो यहाँ पर थोड़ी लेट आएगा, लेकिन यहाँ पर वो B मैक्स है बहुत जल्दी आ जाएगा, क्योंकि आपका K1 बहुत बड़ा है तो आपका B की फॉर्मेशन जो है बहुत तेज़ तरीके से होगी। तो ये एक डिफरेंस है। उसके बाद जो आपका B जो डिक्रीज होगा इस केस के अंदर, क्योंकि आपका K2 बहुत स्मॉल है तो B2 जो है वो आपका धीरे धीरे डिक्रीज होगा और जैसे ही B का सर्टेन अमाउंट बनेगा तो आपका C का फॉर्मेशन होना भी स्टार्ट हो जाएगा। तो जो कंपैरिजन मैं यहाँ पर करवाना चाह रहा हूँ उसको आप समझिए, जो मैक्सिमम कंसंट्रेशन होती है B की वो इस केस के अंदर थोड़ी सी लेट आएगी, इस केस के अंदर वो बहुत जल्दी से आ जाएगी। और ये आपके पास एक और केस है जहाँ पर आपका K1 क्या था, छोटा था, K2 से आपका जो A से B की कन्वर्जन है वो बहुत धीरे धीरे होगी और जो आपका A है वो बहुत धीरे धीरे खत्म होगा, आपका जो B है वो बहुत धीरे धीरे बनेगा। लेकिन आपका K2 बहुत बड़ा है तो K2 अगर बहुत बड़ा, जैसे ही आपका थोड़ा सा B बनेगा वैसे ही आपके C की फॉर्मेशन होनी स्टार्ट हो जाएगी और C बहुत तेज से बनने लग जाएगा और B की कंसंट्रेशन आपको ऑलमोस्ट थ्रू आउट द रिएक्शन क्या दिखने लगेगी, थोड़ी बहुत कांस्टेंट लगने लग जाएगी। और इस केस के अंदर आप लोग क्या लगाते हो, जो आपके पास ये सेकंड वाला केस था इसके अंदर आप क्या लगाते हो, SSA को अप्लाई करते हो। तो कंसेक्यूटिव रिएक्शन के अंदर आप लोगों ने ज़्यादा नहीं पढ़ा, आप लोगों ने बहुत सिंपल वाली कंसेक्यूटिव रिएक्शन देखी जो आपकी कैसी थी, मल्टी स्टेप थी, सिर्फ 2 स्टेप रिएक्शन थी और उसके अंदर सिर्फ एक ही इंटरमीडिएट हो रहा था और साथ ही साथ आपका ये फर्स्ट ऑर्डर कंसेक्यूटिव रिएक्शन थी। इसके अंदर आप लोगों ने A की कंसंट्रेशन का फॉर्मूला देखा, B की कंसंट्रेशन का फॉर्मूला देखा, C की कंसंट्रेशन का फॉर्मूला देखा, B मैक्स देखा, T मैक्स देखा और साथ साथ आप लोगों ने कुछ ग्राफ पढ़े, सिर्फ आपने 3 ग्राफ पढ़े हैं।
तो ये आपका पार्ट हो गया कंसेक्यूटिव रिएक्शन का। इसको बिल्कुल भी हल्के मत लेना, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखा देता हूँ किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं गेट के अंदर और नेट के अंदर। यहाँ से इस पार्ट से बहुत ईजी क्वेश्चंस आते हैं, जितना आपने पढ़ा है इसके अंदर से ही क्वेश्चन आएगा। कैसे उन क्वेश्चन को करना है वो आप देखिए, मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ आज की क्लास के अंदर। इन क्वेश्चन को आप लोग करके देखिए। मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ किस तरीके से आपको इन क्वेश्चन को करना है। इनके जो भी आंसर्स हैं आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कीजिए। आपके जिस तरीके से आप इनको सॉल्व करना है वो आप सॉल्व कर देखिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है इनको सॉल्व करने में तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हैं कि सर मुझे इस क्वेश्चन के अंदर दिक्कत आ रही है, आप इस क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करा दो, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको वो सॉल्व करवा दूंगा। तो यहाँ पर आपके पास कुछ क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन मैंने लिया है गेट 2003 का। क्वेश्चन आपके पास क्या है, इन ए कंसेक्यूटिव रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन A to B B to C वेयर K1 एंड K2 आर द रिस्पेक्टिव रेट कॉन्स्टेंट। तो आपको K1 भी गिवन है, आपको K2 भी गिवन है। स्पीसीज B हैज़ ट्रांजिएंट एग्जिस्टेंस, उसकी एग्जिस्टेंस बहुत ट्रांजिएंट है, ये हम लोगों ने स्पेशली पढ़ा है, इस टर्म को हमने वहाँ पर स्पेशली देखा था। देयरफॉर जो आपका K1 अप्रोक्सीमेटली K2 के बराबर है, K1 आपका 2K1 है, K1 आपका K1 आपका बहुत बड़ा बड़ा है K2 से, या फिर आपका K1 बहुत छोटा छोटा है। तो इस चीज़ को तो हमने नोट्स के अंदर लिखा हुआ है, एज इट इज़ ये गेट के अंदर आया हुआ है। उसके बाद जो आपका सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है, एग्जामिन द फॉलोइंग फर्स्ट ऑर्डर कंसेक्यूटिव रिएक्शंस, द रेट कॉन्स्टेंट इन सेकंड इनवर्स फॉर ईच स्टेप इज गिवन द अबव। ये आपको जो अब और एरो है इसके ऊपर आपको क्या दिया गया है, K1 दिया गया है, या आपको क्या दिया है, K2 दिया गया है, और ये आपको रेट कॉन्स्टेंट सेकंड इनवर्स यूनिट के साथ आपको ये दिया गया है। पूछा क्या हुआ है आपसे, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन कैन बी अप्लाइड ऑन। तो ये आपकी कब अप्लाई होगी, आपको पता है कि जब आपका K1 बहुत छोटा छोटा होता है K2 से, उस केस के अंदर आप लोग क्या कर सकते हो, SSA को अप्लाई कर सकते हो। तो आपको बस यहाँ पर देखना है किस केसेस के अंदर आपके पास जो K1 है वो छोटा छोटा है K2 से, आपको उस केस के अंदर क्या लगा सकते हो, SSA को अप्लाई कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन को आप कर देखिए। ये जून 2014 क्वेश्चन है, नेट के अंदर बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। अगर आपने कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ा हुआ है, अगर आपने समझा है कब आप SSA को अप्लाई करते हो, कब आप नहीं करते हो, क्यों उसको अप्लाई कर रहे हो, क्यों आपकी कंसंट्रेशन बी की कांस्टेंट हो रही है, आपने ग्राफ को अच्छे से देखा हुआ है, तो आप लोग कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने वाले केमिकल काइनेटिक्स का। क्वेश्चन हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, गेट का क्वेश्चन है। फॉर द टाइप ऑफ रिएक्शन P गिव्स Q गिव्स R, गिवन दैट P नोट आपके पास 1 मोलर है, K1 आपको दिया गया है, K2 आपको दिया गया है, द टाइम एट विच कंसंट्रेशन ऑफ Q एंड R आर दिस। ये आपको Q एंड R की कंसंट्रेशन दी गई है। आपसे पूछा गया है कि किस टाइम के ऊपर आपकी Q और R की कंसंट्रेशन ये हो जाएगी। अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, गेट 2004 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। इस क्वेश्चन को आप प्लीज़ कर देखिएगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि किस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हो। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या क्या गिवन है, आपको गिवन है P से आपका Q बन रहा है, Q से आपका क्या बन रहा है, R बन रहा है, K1 आपको गिवन है, K2 आपको गिवन है, दोनों की वैल्यूज आपको गिवन है। ये आपका K1 रहा, ये आपका K2 रहा। तो आपको K1 भी पता है और आपको K2 भी पता है। साथ ही साथ आपको दिया गया है P नोट, यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ P। अब आपको ये भी पता है कि जो आपका P नोट होगा वो क्या होगा, P प्लस Q प्लस R के बराबर होगा। ये चीज़ आपको पता है क्योंकि आपको पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से जो आपका इनिशियल मास है वही तो आपका कन्वर्ट होगा P के अंदर, Q के अंदर या फिर R के अंदर। तो ये चीज़ आपको पता है, P नोट आपको पता है, Q आपको पता है, R आपको पता है। आपसे पूछा गया है किस टाइम के ऊपर आपका Q ये होगा और आपका R क्या होगा, ये होगा। तो आप Q और R की वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा जब आपकी Q की कंसंट्रेशन ये है, R की कंसंट्रेशन ये है, उस टाइम के ऊपर आपकी P की कंसंट्रेशन क्या होगी। तो आपकी P की कंसंट्रेशन निकल गई। उसके बाद तो आपको पता है कि P इक्वल टू क्या है यहाँ पर, P नोट इक्वल टू E रेज़ टू दी पावर माइनस K1T। आपको ये इक्वेशन लगानी है। आपके पास P भी आ गया, आपके पास P नोट भी गिवन है, आपके पास K1 भी गिवन है। आपको सिर्फ टाइम को निकालना है। टाइम को निकालिए, ऑप्शन को मैच कीजिए, क्या ऑप्शन आपके पास आ रहा है वो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइए। तो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था गेट के अंदर। इस टाइप के क्वेश्चंस नेट के अंदर आ सकते हैं, आपको इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर देखनी चाहिए। एक और क्वेश्चन लिया हुआ है मैंने गेट का, ये गेट 2017 के अंदर ही आया हुआ है। मैंने आपको लेक्चर्स के अंदर बताया था कि टी मैक्स का क्वेश्चन पूछ चुका है गेट के अंदर। ये रहा वो क्वेश्चन को पढ़ते हैं क्या क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ यहाँ लिखा हुआ है, फॉर द फॉलोइंग फर्स्ट ऑर्डर कंसेक्यूटिव रिएक्शन एक्स गिव्स वाई गिव्स जेड। आपको K1 भी पता है, 2 सेकंड इनवर्स दे रखा है, K2 क्या दे रखा है, 0.1 सेकंड इनवर्स दे रखा है। द टाइम इन सेकंड्स रिक्वायर्ड फॉर Y टू रीच इट्स मैक्सिमम कंसंट्रेशन एज्यूमिंग ओनली X इज प्रेजेंट एट T इक्वल टू 0। ये आपके पास बेसिकली कैसा क्वेश्चन हो गया, ये आपके पास वो क्वेश्चन हो गया जहाँ पर आपको टी मैक्स को कैलकुलेट करना था। फॉर्मूला आपके पास है, क्या है आपके पास, ln K1 माइनस ln K2 डिवाइडेड बाय K1 माइनस का K2। ये फॉर्मूला आप अप्लाई कीजिए। K1 आपको पता है, K2 आपको पता है, डायरेक्टली आप इसको निकाल सकते हैं। आपको 2 डेसिमल के अंदर इस क्वेश्चन को वहाँ पर
देना था, इसके आंसर को वहाँ पर देना था। फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन था, गेट के अंदर एक क्वेश्चन 2017 के अंदर अभी अभी आया है, तो नेट के अंदर आने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। तो टी मैक्स को बिल्कुल भी मत छोड़ के जाइएगा, और जब टी मैक्स को पढ़ ही रहे हो तो बी मैक्स को भी साथ ही साथ देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ए रिएक्शन प्रोसीड थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ एन इंटरमीडिएट बी इन ए यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, ए से बी बना, बी से सी बना, कि ए आपको पता है, के बी आपको पता है। द इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर दिस रिएक्शन, आपके पास 4 ऑप्शंस है, और ऑप्शंस देखिए कितने कमाल के दिए गए हैं। यहाँ पर आपके पास कंपैरिजन किसका दिया गया है, कंसंट्रेशन ऑफ ए और के का। कंसंट्रेशन ए आपसे पूछी गई है। अब आपको दिया हुआ है क्या है, ये यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है, यानी कि स्टार्टिंग रिएक्शन क्या है, यूनिमोलिकुलर है, यानी कि आपका जो पहला जो रेट है, ये जो आपका फर्स्ट स्टेप होगा ए से बी, ये आप ब्रेक करोगे ए से बी के अंदर, बी से सी के अंदर। जो आपका ए है वो सिर्फ कहाँ पर आ रहा है, डी ए बाय पहले स्टेप के अंदर ही आ रहा है। डी ए बाई डी टी आप यहाँ से क्या लिख सकते हो, देखिए आप इसको ब्रेक कीजिए, ए से आपका बी बनेगा, पहले स्टेप के अंदर ही आपका सिर्फ ए आ रहा है, तो आप लिखोगे डी ए बाई डी टी इक्वल टू क्या करोगे, माइनस का डी ए बाई डी टी इक्वल टू क्या, के ए इंटू में डी टी। इसको यहाँ से इंटीग्रेट कर दीजिए। वैसे भी आपको पता है कि जो आपका पहला स्टेप है, जो आपका ए घटता है वो फर्स्ट ऑर्डर के हिसाब से ही घटता है। उसका रिएक्शन क्या, उसकी इक्वेशन क्या थी, ए इक्वल टू ए नोट ई रेज टू दी पावर माइनस के वन टी। यहाँ पर के वन की जगह क्या दिया हुआ है, के दिया हुआ है, तो आपका ऑप्शन डायरेक्टली सीधा सीधा करेक्ट हो गया। आप लोग क्यों इतने बड़े बड़े फॉर्मूले को देखोगे भी, क्योंकि आपको पता है कि जो आपका ए घट रहा है वो फर्स्ट ऑर्डर के हिसाब से घट रहा है, तो उसकी कंसंट्रेशन भी आपकी फर्स्ट ऑर्डर के हिसाब से ही वेरी करेगी। ऑप्शन ए ही आपको गिवन है और यही इसका आंसर है। तो गेट 2006 का ये क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, गेट का ही क्वेश्चन है। इफ के इज ग्रेटर के इज बड़ा आपके पास के बी से, देन कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम प्लॉट फॉर द रिएक्शन ए से बी, बी से सी, बी से सी। के आपको दिया गया है, के बी आपको दिया गया, आपसे गया हुआ है जो आपका के ए है वो बड़ा है के बी से, तो इसको तो हमने जस्ट अभी भी पढ़ा है। आप देखते ही इसका आंसर बता दो कि अगर आपका के ए बड़ा है तो उसका मतलब क्या, आपका ए बहुत रैपिडली डिक्रीज होगा और आपका बी बहुत जल्दी पीक तक पहुंच जाएगा, उसके बाद वो डिक्रीज भी होगा। तो पहला ऑप्शन आपके पास ये है। इसके अंदर हम बी को देखते हैं, बी आपका रैपिडली इंक्रीज तो हुआ लेकिन फिर वो डिक्रीज ही नहीं हुआ, वो क्या हो गया, कांस्टेंट रह गया, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। उसके बाद सी को देखते हैं, बी आपका इंक्रीज हुआ, मैक्सिमम तक पहुंचा और बहुत रैपिडली पहुंच गया, टाइम बहुत कम लग रहा है और फिर वो धीरे धीरे क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। ए भी आपका रैपिडली डिक्रीज हो रहा है, सी भी आपका सही तरीके से इंक्रीज हो रहा है, तो ये ऑप्शन थोड़ा सा सही लग रहा है और यही ऑप्शन इसका सही आंसर है, क्योंकि सी के अंदर क्या है, आपके पास कुछ जिग जैग सा मोशन है, ये तो गलत ही है। और डी के अंदर आपके पास बी की एक स्ट्रेट लाइन बन गई, तो ये भी आपके पास क्या है, गलत ही है। इसका भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर जो हमने पहले पढ़ा था पार्ट ए के रिलेटेड, उसके भी मैंने यहाँ पर लिए हुए, जैम से आपसे पूछा गया है। इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी आप कर लीजिए। CSIR नेट के भी क्वेश्चन है और जैम के क्वेश्चन है, जो हम लोगों ने पार्ट ए पढ़ा था केमिकल काइनेटिक्स का, उसके ही क्वेश्चन है। अब ऐसा नहीं है जितने क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ सिर्फ इतने ही क्वेश्चन आए हुए नेट और JRF के अंदर, मैं आपको वो क्वेश्चन कराता हूँ जो थोड़े से टिपिकल होते हैं, जिसमें थोड़ा बहुत दिमाग लग सकता है। लेकिन ये क्वेश्चन इतने ईजी हैं, इनके अंदर कोई ज़्यादा दिमाग लग नहीं रहा, जो हम थ्योरी पढ़ रहे हैं उसके ऊपर से डायरेक्टली क्वेश्चन आपके पास नेट और गेट के अंदर आए हुए हैं। तो आपको बहुत फोकस करना है, कैसे हम लोग पढ़ रहे हैं स्टडी, कैसे हम लोग यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। आपको हर एक लेक्चर को काफ़ी अच्छे से देखना है, क्योंकि हर एक लेक्चर के ऊपर से क्वेश्चंस आए हुए हैं नेट के अंदर भी और गेट के अंदर भी। तो हर एक लेक्चर को फॉलो कीजिए, एक भी लेक्चर को मत मिस कीजिए। अगर आपको लगता है कि ये वाला पार्ट आपको आता है तो उस केस के अंदर भी आप लोग एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर नोट्स को देख लीजिए। अगर आपको लगता है कि उस नोट्स के अंदर कोई नई बातें लिखी गई हैं, तब आप लोग आकर वीडियो लेक्चर को भी देख सकते हैं, ताकि आपका थोड़ा बहुत टाइम भी बच जाए। तो ये जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस पार्ट के हैं, पार्ट जो हमने ये पढ़ा था केमिकल काइनेटिक्स का, बहुत इजी क्वेश्चन है, इनको आप पढ़ लीजिएगा, इनको भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। जो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 है, जो गेट 2002 के अंदर आया था, इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा बहुत दिमाग लग सकता है। क्वेश्चन क्या आपके पास, द हाफ लाइफ ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वेरीज विद टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू। हाफ लाइफ का और टेम्परेचर का रिलेशन पूछ रहा है, किस तरीके से एक दूसरे के साथ वेरी करते हैं। तो कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन भी नहीं है, आप लोगों ने आर्हेनियस इक्वेशन तो पढ़ी ही होगी, ए के इक्वल टू ई रेज टू दी पावर ई ए बाई आर टी। ये इक्वेशन तो आप लोग क्लास 12 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ऑर्डर आपको दिया गया है फर्स्ट ऑर्डर, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए आपको सिर्फ के को टी हाफ के अंदर कन्वर्ट करना था। इस इक्वेशन के बाद आप लोग इसको आराम से क्या कर सकते हो, रिलेट कर सकते हो। तो सबसे टफेस्ट क्वेश्चन मुझे लग रहा था, तो मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पर लिख कर दे दिया गया है। साथ में मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन और लिखे गए हैं, एक बार आप उन क्वेश्चन को भी अच्छे से देख लीजिए कि आपके पास वो क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास है, द टाइम फॉर 50% कंप्लीशन ऑफ ए जीरो
ऑर्डर रिएक्शन इज 30 मिनट, द टाइम फॉर 80% कंप्लीशन ऑफ दिस रिएक्शन इज, कितने मिनट में आपकी ये कंप्लीट होगी। तो आपके पास ये क्या है 50% कंप्लीट हो रही है, इसका मतलब क्या, आपके पास 50% प्रोडक्ट बन गया, यानी कि आपके पास x1 क्या दिया हुआ है, मान लीजिए आपके पास स्टार्टिंग क्या है, रिएक्टेंट आपके पास जो है 100 है, क्योंकि परसेंटेज में अगर आपको क्वेश्चन दिया गया है तो आप रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन को 100 मान के चलिए, आपका क्वेश्चन थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। x1 आपके पास 50 है, x2 आपके पास कितना है 80 है, क्योंकि 80% कंप्लीट हो गई है, इसका मतलब 80% प्रोडक्ट बन चुका है, यानी कि 80 आपके पास प्रोडक्ट है। T1 आपको क्या दिया गया है 30 मिनट दिया गया है। T2 आपसे पूछा गया है, आपको पता है जीरो ऑर्डर के लिए x1/T1 इक्वल टू x2/T2 होता है, वैल्यूज को पुट कीजिए, फिर इन द ब्लैंक के अंदर भर दीजिए। ये आपका जैम का क्वेश्चन है 2018 के अंदर, लेटेस्ट क्वेश्चन है जो अभी आया हुआ है। ये क्वेश्चन आपके पास CSIR 2011 का है। द हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर A to P इज गिवन बाय, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ आपको एक्सप्रेशन बताना टी आपका क्या है। ये ए ऑप्शन मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा हूँ कि सही ऑप्शन है, मैं बस ऐसे ही रैंडमली मैंने टिक लगाया हुआ है। आप देखिए इनके अंदर से क्या ऑप्शन सही है और कमेंट बॉक्स के अंदर अपना आंसर को कमेंट कीजिए। फिर आपके पास ये 9th क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी बहुत ईजी है। 1 ग्राम ऑफ SR गेट्स कन्वर्टेड इंटू 0.93 ग्राम आफ्टर 2 years, द हाफ लाइफ एंड द अमाउंट ऑफ SR 90 SR रिमेनिंग आफ्टर 5 years। तो आपके पास ये जो रेडियो एक्टिव जो डिके होता है जनरली कैसा होता है, वो फर्स्ट ऑर्डर होता है, तो आपको इसे फर्स्ट ऑर्डर मान के करना है। आपको जो है रेट कांस्टेंट निकालना है और आपको क्या निकालना है, यहाँ से टी हाफ निकालना है और आपको निकालना है कि 5 ईयर के बाद उसकी कंसंट्रेशन क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ SR आफ्टर 5 ईयर, ये दो चीज़ आपको निकालनी है। तो फर्स्ट ऑर्डर जो काइनेटिक्स हमने पढ़ी है उसके फॉर्मूले से यहाँ पर यूज़ करना है आपको, और ये क्वेश्चन भी आपके ईजिली हो जाएंगे। तो इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, जो अभी आपके डाउट हैं वो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको इनको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करवा दूंगा। बाकी इनके जो आंसर्स हैं वो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कीजिए, ताकि मैं उन कमेंट्स को पिन भी कर सकूँ, ताकि जो बच्चे बाद में लेक्चर को देख रहे होंगे वो इनके आंसर्स को डायरेक्टली देख सकें। तो अब रेस इस बात की है कि किसका कमेंट सबसे पहले पिन होगा, सबसे पहले आपका कमेंट दिखाया जाएगा जिसके आंसर सारे के सारे आंसर वो क्या होंगे, आपके ठीक होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम क्या पढ़ते हैं, अप्रोक्सीमेशन मेथड पढ़ते हैं। कब आप लोग अप्रोक्सीमेशन मेथड को लगाओगे, इसकी बात हम लोग अभी कर चुके हैं। अब हम लोग क्यों अप्रोक्सीमेशन मेथड को लगा रहे हैं, हमें इसकी ज़रूरत ही क्यों पड़ी, सबसे पहले तो ये बात करते हैं। देखिए आपके पास जो रिएक्शंस होती है वो कैसी होती है, ए से आपका बी बन रहा था, बी से आपका क्या बन रहा था, सी बन रहा था। ये मैंने सबसे ईजी कंसेक्यूटिव रिएक्शन ली है, जहाँ से ए से बी बना, बी से आपका सी बना। ये 2 स्टेप रिएक्शन है और 1 इंटरमीडिएट रिएक्शन है। देखिए अगर हम लोग बाहर से रिएक्शन को देख रहे हैं तो हमें तो सिर्फ दिखेगा कि हमने कितना रिएक्टेंट डाला है और कितना प्रोडक्ट हम लोगों ने निकाला है। तो अगर आप लोग उस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन लिख रहे हो तो आप ये चाहते हो कि रेट ऑफ रिएक्शन के एक्सप्रेशन के अंदर सिर्फ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आए या फिर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन आए, क्योंकि आप लोग सिर्फ उसी को देख सकते हो, राइट। लेकिन यहाँ पर जो आपका प्रोडक्ट में कन्वर्जन हो रहा है, जो आपका ए से सी कन्वर्जन हो रहा है, वो थ्रू बी जा रहा है। वो क्या जा रहा है, थ्रू इंटरमीडिएट जा रहा है, थ्रू कंसंट्रेशन ऑफ बी जा रहा है। तो अगर रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर, रेट ऑफ रिएक्शन के एक्सप्रेशन के अंदर आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ बी अगर आ गया तो उसकी आपको ज़रूरत नहीं है, वो आपको नहीं चाहिए, क्योंकि आपको बी कितना बन रहा है ये आपको दिख ही नहीं रहा। चलो कोई बात नहीं, हमने उसको भी देखा, हम लोगों ने काइनेटिक्स पढ़नी शुरू की कंसेक्यूटिव की, हम लोगों ने वहाँ पर कंसेक्यूटिव रिएक्शन को लिया, आपने वहाँ पर 2 स्टेप रिएक्शन को लिया, सिर्फ आपके पास एक इंटरमीडिएट था, उसके लिए हम लोगों ने इंटरमीडिएट कंसंट्रेशन को निकालना चाहा, तो आपके पास बनकर आ गई डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको आपने सॉल्व किया। तो ये हमने बहुत बेसिक इक्वेशन ली थी। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसी रिएक्शन आ जाए जिसके अंदर इंटरमीडिएट एक की जगह 2 बन रहे हो, जहाँ पर आपके पास मल्टी स्टेप के अंदर 2 स्टेप से ज़्यादा स्टेप हो, यानी कि 2 से ज़्यादा इंटरमीडिएट हो, तो वहाँ पर तो आपके पास किस तरीके से आप सॉल्व करोगे, कैसे आप लोग इंटरमीडिएट कंसंट्रेशन निकालोगे। तो बहुत सिंपल केस के लिए तो आप लोगों ने इंटरमीडिएट कंसंट्रेशन निकाल ली, लेकिन रिएक्शन इससे भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, तो आप वहाँ पर हर एक केस के अंदर आप लोग इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन को नहीं निकाल पाओगे। अगर आप लोग इंटरमीडिएट कंसंट्रेशन को नहीं निकाल पाओगे और रेट ऑफ जो आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन है उसके एक्सप्रेशन के अंदर आपके पास इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन है, तो कैसे आप उसको सॉल्व करोगे, क्योंकि आप लोगों को तो कंसंट्रेशन डालनी पड़ेगी वहाँ पर इंटरमीडिएट की, तो आप वहाँ पर सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसीलिए आप लोगों को ज़रूरत पड़ती है अप्रोक्सीमेशन मेथड की, ताकि आप उस मेथड को यूज़ कर रेट ऑफ रिएक्शन को लिख सको, डायरेक्टली रिलेट कर सको उसको कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट के ऊपर। मैंने आपको क्या बताया है, मैंने आपको बताया है कि जो आपके पास कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है उसके अंदर इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है। आप चाहते हो कि रेट ऑफ रिएक्शन का जो आपके पास एक्सप्रेशन आए उसके अंदर सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रहे या फिर आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रहे, उसके अंदर कहीं भी इंटरमीडिएट नहीं आना चाहिए। क्योंकि अगर इंटरमीडिएट आ गया तो आपको इंटरमीडिएट कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करना पड़ेगा। हमने अभी देखा कि हमने अभी पढ़ा फर्स्ट ऑर्डर कंसेक्यूटिव रिएक्शन, सिंपलेस्ट कंसेक्यूटिव रिएक्शन देखा,
और उसके लिए भी अगर हम लोग इंटरमीडिएट को सॉल्व कर रहे थे तो वहाँ पर भी आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन आकर खड़ी हो गई। चलो उसको तो हमने सॉल्व कर दिया, लेकिन अगर उससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आपके पास हुई तो उस केस के अंदर आप कैसे निकालोगे इंटरमीडिएट कंसंट्रेशन? तो आपको एक ज़रूरत पड़ी अप्रोक्सीमेशन मेथड की, इसीलिए आप लोग इसको पढ़ रहे हो। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि आखिर क्यों आप लोग इस मेथड को पढ़ते हो। मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जनरली रेट ऑफ रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट शुड बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अगर आपके पास कोई भी रिएक्शन होती है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, किस रेट से आपका dA/dt यानी किस रेट से आपका A घट रहा है, या फिर आपका dC/dt किस रेट से आपका C बन रहा है। तो जनरली रेट ऑफ रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट की फॉर्म में रेट है, ये प्रोडक्ट की फॉर्म में आपके पास रेट है, शुड बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ये मैंने यहाँ पर क्यों लिखा हुआ है, मान लीजिए आपके पास कोई रिएक्शन है, ए से आपका बी बना, बी से आपका क्या बना, सी बना, ये आपका K1 है, ये आपका K2 है। आप क्या करते हो, इसको ब्रेक करते हो, ए से आपका बी बनेगा, बी से आपका सी बनेगा, ये आपके पास K1 है, ये आपके पास क्या है, K2 है। अगर आप लोग यहाँ से dA/dt को लिखोगे, -dA/dt को लिखोगे तो ये आपके पास आ गया K1 इंटू में A। लेकिन अगर आप लोग यहाँ से dC/dt को लिखने लगे तो ये आपके पास आ जाएगा K2 इंटू में B, K2 इंटू में B। तो इस रेट के अंदर जहाँ से आप लोग रेट को लिख रहे हो प्रोडक्ट की फॉर्म के अंदर, यहाँ पर आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट आ गया। कंसंट्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट आ गया तो इसको आप लोगों ने सिंपलेस्ट केस के लिए तो कैलकुलेट कर लिया, लेकिन अगर रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स होती है तो आप इसको कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। अगर आप इसको कैलकुलेट नहीं कर पाओगे तो आप चाहते हो कि रेट को लिखते वक्त आपके पास इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन आए ही ना, इसीलिए आप लोग यूज़ कर रहे हो अप्रोक्सीमेशन मेथड का। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, in a multi-step synthesis complex reaction the reaction proceeds through a number of intermediates, so we have to find the value of intermediate to set the rate of reaction in terms of reactant और product। हमने अभी भी देखा जब मैंने यहाँ पर dC/dt लिखा तो आपके पास क्या आ रहा था कि K2 इंटू में आपके पास यहाँ पर B आ रहा था। तो अगर आप लोगों को रेट ऑफ रिएक्शन लिखना इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के केस के अंदर तो आपके पास वैल्यू ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट आ रहा था, कंसंट्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट आ रहा था, तो आपको इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। फॉर 2 स्टेप 1 इंटरमीडिएट रिएक्शन वी मे डिटरमाइन कंसंट्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट बाय यूजिंग डिफरेंशियल इक्वेशन, बट इन केस ऑफ मल्टी स्टेप रिएक्शन विच आर 2 स्टेप रिएक्शन विद मोर देन 1 इंटरमीडिएट, जैसे कि आपका ए से क्या बन रहा है, B + C बन रहा है और फिर आपका क्या बन रहा है, D बन रहा है। तो ये रिएक्शन भी आपके पास कैसी है, 2 स्टेप रिएक्शन, लेकिन यहाँ पर इंटरमीडिएट जो है वो कितने हो गए, 2 हो गए। तो ये रिएक्शन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो गई। और 1 इंटरमीडिएट इन ए मल्टी स्टेप रिएक्शन, या फिर आपके पास और भी मल्टी स्टेप हो और आपके पास एक ही इंटरमीडिएट हो, तो उस केस के अंदर आपके पास बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। जैसे कि आपके पास क्या हो रहा हो, ए से आपका B बन रहा हो, B आपका C में कन्वर्ट हो रहा हो और आपका जो C है वो आपके पास क्या में कन्वर्ट हो रहा हो, D के अंदर कन्वर्ट हो रहा हो। 3 आपके पास स्टेप बन गए। ओवरऑल रिएक्शन क्या रहेगी आपके पास, ओवरऑल रिएक्शन आपके पास रहेगी ए से आपका D बना है तो आपका B भी एक इंटरमीडिएट है और आपका C भी एक इंटरमीडिएट है, तो आपके पास यहाँ पर इंटरमीडिएट बन गए। अब इंटरमीडिएट को पहचानोगे कैसे रिएक्शन के अंदर, मैं आपको उसके लिए एक आइडिया बता रहा हूँ कैसे आप लोग किसी भी रिएक्शन के अंदर इंटरमीडिएट को पहचान सकते हो। इंटरमीडिएट अपनी पहली प्रेजेंस एरो के राइट साइड में दिखाता है और ओवरऑल रिएक्शन के अंदर वो नहीं होता। इंटरमीडिएट किसी भी मल्टी स्टेप रिएक्शन के अंदर अपनी पहली प्रेजेंस एरो के राइट में दिखाता है और ओवरऑल रिएक्शन के अंदर वो आपके साथ कहीं भी प्रेजेंट नहीं होता। इस चीज़ को याद रखिए। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा स्टेप की रिएक्शन हो गई, आपको पहचानना पड़ा कि कौन कौन इंटरमीडिएट है, तो ये लाइन आपकी काफ़ी हेल्प करने वाली है। इंटरमीडिएट अपनी पहली प्रेजेंस एरो के राइट में दिखाता है और ओवरऑल रिएक्शन के अंदर वो प्रेजेंट नहीं होता है। अगर आपके पास कुछ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आ गई तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट, सो वी यूज अप्रोक्सीमेशन मेथड टू गेट कंसंट्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, अप्रोक्सीमेशन मेथड को यूज़ करते हैं इन मल्टी स्टेप रिएक्शन। तो आप लोग समझ चुके हो कब हम लोग इसको यूज़ करने वाले हैं, क्यों हम लोग इसको यूज़ करने वाले हैं। अब समझते हैं कौन कौन से आपके पास मेथड हैं, कैसे कैसे आप लोग इसको यूज़ करने वाले हो। बेसिकली आपके पास ऐसे से सिर्फ एक ही चीज़, आपके पास सिर्फ स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन एक ही मेथड है, लेकिन एसएसए के अंदर ही आप लोग एक और छोटा मेथड बना सकते हो। उसको आप क्या बोलते हो, प्री इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन बोलते हो। बेसिकली ये भी किसका पार्ट है, एक एसएसए का ही पार्ट है, लेकिन ये स्पेशल कंडीशंस के अंदर आप लोग लगा सकते हो। अगर आपको स्पेशल कंडीशंस गिवन है तो आप वहाँ पर क्या लगा सकते हो, प्री इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हो। इससे आपका जो क्वेश्चन का जो न्यूमेरिकल्स है वो थोड़ा सा ईजी हो जाता है। बेसिकली ये भी एक टाइप का क्या है, एसएसए ही है। जब हम लोग एसएसए को पढ़ेंगे तो वहाँ पर जब हम लोग कुछ कंडीशंस को लगाएंगे तो आप लोग वापस से प्री इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन के ऊपर ही पहुंच जाओगे। तो कोई स्पेसिफिक बहुत ही
ये जो है बेसिकली क्या है, एसएसए का ही एक छोटा सा पार्ट है। तो जो आपका एसएसए है, आप लोग वाइडली स्टडी अप्रोक्सीमेशन टेक्निक आर, पहला क्या होता है आपके पास प्री इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन होता है, दूसरा क्या होता है खुद एसएसए ही होता है। प्री इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन भी क्या है, एसएसए का ही पार्ट है। कुछ बेसिक जो स्पेशल कंडीशंस है उसके अंदर आप लोग क्या लगा सकते हो, प्री इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन को लगा सकते हो। इसको आप लोग कब लगा सकते हो, उसको पढ़ते हैं। दिस अप्रोक्सीमेशन टेक्निक जनरली अप्लाई व्हेन द इंटरमीडिएट इन्वॉल्व इन द रिएक्शन इज ए पार्ट ऑफ इक्विलिब्रियम प्रोसेस बिफोर द स्टेप ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। अगर आपके पास कोई भी इंटरमीडिएट है, उसका प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्जन होने से पहले अगर वो इंटरमीडिएट कहीं भी इक्विलिब्रियम के अंदर रहा है, फास्ट इक्विलिब्रियम के अंदर रहा है, तो आप वहां पर प्री इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन को लगा सकते हो। मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, आपके इंटरमीडिएट का जब प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्जन होने वाला होता है, उस स्टेप से पहले अगर आपका वो इंटरमीडिएट फास्ट इक्विलिब्रियम के अंदर रहा है, तो उस केस के अंदर आप लोग प्री इक्विलिब्रियम को लगा सकते हो। इंटरमीडिएट को कैसे पहचानोगे, इंटरमीडिएट अपनी पहली प्रेजेंस एरो के राइट में दिखाता है और ओवरऑल रिएक्शन के अंदर आपके पास प्रेजेंट नहीं होता है। इन दिस approximation, the concentration of intermediate may be obtained directly by using equilibrium condition। कैसे निकालेंगे वो भी बात करते हैं, डायरेक्टली निकाल सकते हैं सिर्फ equilibrium condition को यूज़ करके। Generally we may identify the condition of pre-equilibrium approximation, या तो आपके पास कुछ ऐसी कंडीशंस होगी या तो आपके पास कुछ ऐसी कंडीशन होगी। अगर आपके पास ये दो कंडीशन गिवन है तो आप लोग वहाँ पर क्या लगा सकते हो, प्री इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हो। अब इन कंडीशन को समझते हैं कि कंडीशन के अंदर आपके पास क्या गिवन है। एक कंडीशन आपके पास क्या गिवन है, आपके पास गिवन है कि आपका a प्लस बी इक्विलिब्रियम में है किसी इंटरमीडिएट के साथ, फिर बाद में इंटरमीडिएट क्या हो गया आपके पास प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो गया। और आपको यहाँ पर साथ में क्या गिवन है, आपको गिवन है यहाँ पर K1 आपको गिवन है और K1 इनवर्स, ये फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट आपको गिवन है और ये बैकवर्ड रिएक्शन का आपको रेट कांस्टेंट गिवन है। दोनों के लिए आपको अलग अलग रेट कांस्टेंट गिवन है और आपको ब्रैकेट में लिखा गया है क्या, फास्ट। अगर आपको यहाँ पर देख लेते हो, आपने सबसे पहले क्या पहचाना है, आपने देखा कि जो आपका I है वो क्या है, इंटरमीडिएट है। क्यों, क्योंकि वो अपनी पहली प्रेजेंस एरो के राइट में दिखा रहा है। और अगर आप लोग ओवरऑल रिएक्शन लिखोगे तो I से I कट जाएगा, तो ओवरऑल रिएक्शन के अंदर आपके पास ये नहीं होगा। तो इंटरमीडिएट आपके पास क्या है, I है। I का कन्वर्जन प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्जन होने से पहले, वो कहाँ है, वो एक इक्विलिब्रियम के अंदर रहा हुआ है। I का प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्जन होने से पहले वो एक इक्विलिब्रियम के अंदर है और साथ ही साथ वो इक्विलिब्रियम आपको फास्ट गिवन है। अगर आपके पास ये कंडीशन अगर आपको गिवन है तो आप उस केस के अंदर क्या लगा सकते हो, प्री इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हो। आप इस कंडीशन के अंदर भी क्या लगा सकते हो, प्री इक्विलिब्रियम कंडीशन लगा सकते हो, जहां पर आपके पास क्या गिवन है, ये आपके पास A टू B से इंटरमीडिएट बना, इंटरमीडिएट आपका कन्वर्ट हुआ किसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हुआ और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने से पहले वो इक्विलिब्रियम के अंदर गिवन है, लेकिन यहाँ पर उसने फास्ट नहीं लिखा हुआ, लेकिन यहाँ पर उसने आपको अलग अलग भी नहीं दिया हुआ रेट कॉन्स्टेंट K1 या फिर आपको K इनवर्स नहीं दिया गया, सिर्फ उसने K इक्विलिब्रियम लिखा हुआ है सॉरी। तो इस केस के अंदर भी आप लोग क्या लगा सकते हो कि आप प्री इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन को लगा सकते हो। अब इस केस के अंदर आप लोग क्यों लगाओ, क्योंकि आपको यहाँ पर अलग अलग रेट कांस्टेंट नहीं गिवन है। आपको K1 नहीं पता और आपको K इनवर्स नहीं पता। अगर आपको ये अलग अलग नहीं पता तो आप इस रिएक्शन को A प्लस बी I के साथ और I को वापस A प्लस बी के अंदर नहीं तोड़ पाओगे, क्योंकि आपको दोनों ही रिएक्शन के लिए क्या चाहिए, आपको फॉरवर्ड के लिए भी रेट कांस्टेंट चाहिए, आपको बैकवर्ड के लिए भी आपको रेट कांस्टेंट चाहिए, तभी आप लोग वहां पर एसएसए को अप्लाई कर पाओगे। आपको सिर्फ एक ही गिवन है, आपको यहाँ पर क्या गिवन है, सिर्फ और सिर्फ K इक्विलिब्रियम ही गिवन है, आपको फॉरवर्ड का और बैकवर्ड का अलग अलग नहीं गिवन है। इसका मतलब आप इस रिएक्शन को दो के अंदर ब्रेक नहीं कर सकते, क्योंकि आपको इसका अलग अलग रेट कांस्टेंट नहीं पता। इसका मतलब सामने वाला आपसे चाह रहा है, सामने वाला आपको हिंट दे रहा है कि आप लोग यहाँ पर क्या लगा लो, प्री इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन लगा लो। ये वो हिंट दे रहा है। उसने सिर्फ K इक्विलिब्रियम लिखा, यहाँ पर उसने फास्ट नहीं लिखा, फास्ट को यहाँ पर उसने नहीं लिखा, लेकिन तब भी आप लोग यहाँ पर प्री इक्विलिब्रियम को लगा सकते हो, क्योंकि वो आपको एक हिंट दे रहा है। उसने आपको K1 और K इनवर्स नहीं दिया, आप इसको दो के अंदर ब्रेक नहीं कर पाओगे, दो को ब्रेक नहीं कर पाओगे, तो एसएसए को अप्लाई तो नहीं कर पाओगे। तो आप लोगों को अप्लाई क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप सिर्फ अप्लाई ही यहाँ पर प्री इक्विलिब्रियम कर सकते हो, आपको हिंट दे रहा है बेसिकली। तो आप इन दोनों केसेस के अंदर क्या लगा सकते हो, प्री इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हो। अगर उसने आपको इक्वेशन दी, उसने आपको ये कंडीशन दी और उसने आपको यहाँ पर साइड में फास्ट नहीं लिखा, तो उस केस के अंदर आप लोग
प्री इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन को नहीं लगा सकते, आपको वहाँ पर एसएसए को ढंग से अप्लाई करना पड़ेगा, पूरी तरीके से आपको हर एक चीज़ को खोलना पड़ेगा, आपको इसको ब्रेक करना पड़ेगा। a + b i दिया, k1 हुआ, फिर आपने i से आपका क्या बना, a + b बना, ये k माइनस है, फिर आपका i से क्या बना, प्रोडक्ट बना, फिर आप लोग क्या लिखोगे, dB/dt लिखोगे, इसके लिए भी लिखोगे, इसके लिए भी लिखोगे, इसके लिए भी लिखोगे, फिर क्या करोगे, टोटल को लिखोगे, फिर उसको 0 के बराबर पुट करोगे। तो ये होता है आपके पास क्या, कंप्लीट एसएसए। ये आपके पास क्या है, शॉर्ट के अंदर है। किस कंडीशन में आप क्या लगा सकते हो, प्री इक्विलिब्रियम कंडीशन को लगा सकते हो। लगाओगे कैसे, उसकी हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन को समझ लेते हैं, क्वेश्चन को समझेंगे, आप समझ जाओगे कैसे आपको इसको अप्लाई करना है। तो ये क्वेश्चन मैंने उठाया हुआ है गेट के अंदर, फॉर ए रिएक्शन इन्वॉल्विंग 2 स्टेप गिवन बिलो। ये आपके पास 2 स्टेप आपको गिवन है। अज्यूम दैट फर्स्ट स्टेप अटेन्स इक्विलिब्रियम रैपिडली। इसका मतलब क्या, पहला स्टेप आपके पास क्या है, फास्ट है, और क्या है आपके पास, इक्विलिब्रियम भी है। द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पी इज प्रोपोर्शनल टू। ये आपके पास कैसा गिवन है, आपको फास्ट गिवन है। अगर यहाँ पर फास्ट ना भी लिखता तो उसने आपको अलग अलग भी नहीं दिया हुआ, उसने आपको k1 और k2 आपको अलग अलग भी नहीं दिया हुआ। तो आप लोग यहाँ पर वैसे भी क्या लगा सकते हो, प्री इक्विलिब्रियम को लगा सकते हो। अब आपको क्या लगाना है, कैसे आपसे पूछा क्या गया, आपसे पूछा गया है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इज। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पी क्या है आपके पास, dB/dt है। ये क्या है, dB/dt सिर्फ इस रिएक्शन के अंदर यार, तो यहाँ से क्या लिखते हो आप लोग, यहाँ मान लीजिए इसका रेट कॉन्स्टेंट क्या है, k1 है, इसका मान लीजिए k3 है, तो अब क्या लिखोगे आप लोग, k3 इंटू में g इंटू में क्या, इंटू में आप लोग लिखोगे h। अगर आप लोग इस ओवरऑल रिएक्शन को देखते हो, ओवरऑल रिएक्शन के अंदर आपको देखोगे तो आपके पास जो h है वो कट जाएगा, रिएक्शन आपके पास आएगी 2g, आपका क्या दे रहा है, p दे रहा है, जो आपके पास इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 2 से, फिर 2s से आप 2s को काटोगे तो आपके पास क्या निकल कर आएगा, 3g जो है वो कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, आपका 2p के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। ये आपके पास क्या निकल कर आ गई, ओवरऑल रिएक्शन निकल कर आ गई। दोबारा देखिए इस चीज़ को, आपके पास ये रिएक्शन दी गई है, आपको निकालनी है ओवरऑल रिएक्शन, ताकि आप लोग इंटरमीडिएट को पहचान सके। तो आप लोग देख रहे हो कि H आपका जो है वो एरो के राइट के अंदर अपीयर हो रहा है, और इसका मतलब क्या है, ओवरऑल रिएक्शन के अंदर भी देखना, उसको हमें काटना पड़ेगा। काटोगे कैसे, यहाँ पर 2h, उसको क्या करोगे, नीचे वाले को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से किया, 2 से किया, 2 से किया। इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस क्वेश्चन के अंदर, मैं बस करके दिखा रहा हूँ कि कैसे आप लोग ओवरऑल रिएक्शन तक पहुँचोगे। तो 2h से 2h को आप काट दोगे, g + 2g क्या हो जाएगा आपके पास, 3g हो जाएगा। 3g से कन्वर्ट कहाँ जा रहा है आपके पास, 2p के अंदर जा रहा है। तो ये आपके पास निकल कर आएगी ओवरऑल रिएक्शन, और h इस केस के अंदर आपके पास क्या है, इंटरमीडिएट है। चलिए इस बात को आप अभी छोड़ दीजिए, किस तरीके आपको करना है, आपको चाहिए क्या, dP/dt आपको चाहिए। dP आपके पास सिर्फ इसी रिएक्शन के अंदर है, मान लीजिए इसका रेट कांस्टेंट क्या है, k3 है, तो कैसे लिखोगे, k3 लिखोगे, इंटू में g लिखोगे, इंटू में क्या लिखोगे, h लिखोगे। h आपके पास क्या आ गया, यहाँ पर इंटरमीडिएट आ गया। अगर आपके पास h इंटरमीडिएट आ गया तो आपको इसको रिप्लेस करना ही है, आपको या तो इसको रिएक्टेंट कंसंट्रेशन में लेकर जाइए, या फिर आप इसको प्रोडक्ट कंसंट्रेशन के अंदर ही लेकर जाइए। अब आप लोग यहाँ पर यूज़ करने वाले हो प्री इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन को। वो क्या कहता है आपके पास, वो कहता है कि इंटरमीडिएट का प्रोडक्ट में कन्वर्जन होने से पहले अगर वो फास्ट इक्विलिब्रियम के अंदर रहा है तो आप लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की हेल्प से इंटरमीडिएट कंसंट्रेशन निकाल सकते हो। यह कंडीशन वहाँ पर सेटिस्फाई कर रहा है, कन्वर्ट होने से पहले वो इक्विलिब्रियम के अंदर रहा है, और फास्ट आपको यहाँ पर गिवन है। तो यहाँ पर आप क्या मान लीजिए इसका क्या है, के इक्विलिब्रियम है, तो आप क्या लगाओगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के पास क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि क्या h इसका स्क्वायर होगा, क्योंकि इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यहाँ पर क्या है, 2 है, डिवाइडेड बाय क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ g। तो यहाँ से आप क्या निकालोगे, कंसंट्रेशन आपकी जो h है वो क्या निकल गई, के इक्विलिब्रियम निकल गई, कंसंट्रेशन ऑफ g निकल गई, और इससे क्या निकल गया आपके पास, पूरे का रूट निकल गया। तो यहाँ पर आप इसके अंदर h की वैल्यू पुट कीजिए, वैल्यू पुट करके क्या निकलेगा आपके पास, dP/dt इक्वल टू क्या हो जाएगा, k3 इंटू में g इंटू में क्या, अंडर रूट ऑफ के इक्विलिब्रियम अंडर कंसंट्रेशन ऑफ g। तो कंसंट्रेशन की पावर 1 यहाँ पर है, 1/2 यहाँ पर है, अंडर रूट के इक्विलिब्रियम क्या है, कांस्टेंट है, k3 भी क्या है, कांस्टेंट है, इसको एक कांस्टेंट मान लो, और g की कंसंट्रेशन क्या आ गई, 1 + 1/2 इक्वल टू क्या, g की कंसंट्रेशन 3/2। तो आपका 3/2 यहाँ पर डायरेक्ट आंसर आ गया। तो इस तरीके से आप लोग यूज़ करते हो प्री इक्विलिब्रियम का अप्रोक्सीमेशन मेथड को, जहाँ पर आपको पहले उसे पहचानना है कि क्या आप लोग उसे अप्लाई कर सकते हो। अगर आप लोग उसे अप्लाई कर सकते हो तो आप लोग सिंपल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की हेल्प से इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन को निकाल लो, और आपके रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट के अंदर कंसंट्रेशन की वैल्यू को पुट कर दीजिए, तो आपका डायरेक्ट आंसर यहाँ से निकल कर आ जाएगा। अगर आप लोग यहाँ पर यूज़ नहीं करते हो, आप लोग सीधा dP/dt लिखते हो इक्वल टू k इंटू में क्या, g इंटू में h लिखते हो, और आपको लगता है कि जो आपका रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ p है वो g के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो
आपका ये आंसर आप बी को टिक कर दोगे, आपका आंसर ही गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो आपका कंसंट्रेशन ऑफ एच है, जो आपका कंसंट्रेशन ऑफ एच है, उसका फॉर्मेशन भी तो जी के ऊपर डिपेंड हो रहा है, उसका फॉर्मेशन भी तो डिपेंड हो रहा है जी के ऊपर। तो इनडायरेक्टली आपका जो एच का जो आपका फॉर्मेशन ऑफ पी है वो इनडायरेक्टली पहले एच पे डिपेंड हुआ और इस एच का जो है वो जी पे डिपेंड हुआ, तो इनडायरेक्टली कंसंट्रेशन ऑफ जी जो है वो इस वाले एरिया से भी आएगा। कैसे कन्वर्ट करोगे कंसंट्रेशन ऑफ एच को कंसंट्रेशन ऑफ जी के अंदर? विद द हेल्प ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिया हुआ है, गेट का क्वेश्चन है दिसंबर 2011 का। गेट का क्वेश्चन नहीं है, सॉरी, CSIR नेट का क्वेश्चन है दिसंबर 2011 का, और 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया हुआ था। एक लाइन के अंदर एक क्वेश्चन आपसे इजीली हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है? द ओवरऑल रेट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, 2A से क्या बना? A2 बना, AB से आपका K2C बना, A2 + C K3P + A बना बाय स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। मैं आपको बता चुका हूँ कि आपकी जो स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन है वो उसी का ही पार्ट होता है आपका प्री इक्विलिब्रियम, वो एक स्पेसिफिक कंडीशन होती है। तो देखते हैं पहले इस कंडीशन के अंदर क्या वो आपके पास सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। सबसे पहली बात, उसने आपको इक्विलिब्रियम दिया है, साथ में सिर्फ उसने क्या दिया? आपको K1 दिया है। उसने आपको फॉरवर्ड के लिए और बैकवर्ड के लिए अलग अलग आपको नहीं दिया। अगर उसने आपको अलग अलग नहीं दिया तो आप इस रिएक्शन को 2A से A2, फिर आप लोग इसको A2 से वापस 2A के अंदर ब्रेक ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको इसका रेट कांस्टेंट तो पता है नहीं, ना तो आपको इसका पता है, लेकिन आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जरूर पता है। ये क्या दिया हुआ है? आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया गया है। साथ में उसने आपको फास्ट भी दिया हुआ है, ज़्यादा उसने क्या दिया? आपको फास्ट भी दिया गया है। तो आपको साफ साफ बता रहा है कि आपको यहाँ पर लगाना है प्री इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन। उसको आप कब लगाओगे? पहले आप देखिए कि आप समझिए कि इसके अंदर आपके पास जो है इंटरमीडिएट वो कौन कौन से हैं, कौन कौन से आपके पास इंटरमीडिएट हैं। इंटरमीडिएट आप कैसे पहचानोगे? अपनी पहली प्रेजेंस एरो के राइट में दिखाता है, ओवरऑल रिएक्शन के अंदर प्रेजेंट नहीं होता। तो ओवरऑल रिएक्शन आप यहाँ पर लिख दीजिए। कैसे लिखोगे रिएक्शन? आपका जो A2 है उससे A2 कट जाएगा, C है जो उससे C कट जाएगा, 2A आपके पास ये रहा, एक A रहा, तो 3 है तो यहाँ से आ गया, प्लस क्या कर दोगे? B कर दोगे, इनटू में क्या आपके सामने क्या आ जाएगा? P आ जाएगा, प्लस का 2A आ जाएगा, P आ जाएगा, प्लस का 2A आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या है? ओवरऑल रिएक्शन है। तो इंटरमीडिएट वो होते हैं जो आपके पास क्या हो, जो आपके पास एरो के राइट के अंदर आपकी प्रेजेंस दिखा रहे हो और साथ ही साथ ओवरऑल रिएक्शन के अंदर वो प्रेजेंट ना हो। तो कौन कौन से हैं इसके अंदर? यहाँ पर आप देखिए कि जो आपका A2 है वो भी आपका इंटरमीडिएट है, जो आपका C है वो भी इसके अंदर क्या है? इंटरमीडिएट है। तो दोनों की दोनों इंटरमीडिएट है और दोनों के दोनों प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने से पहले एक फास्ट इक्विलिब्रियम के अंदर रह चुके। इसका मतलब आप लोग यहाँ पर प्री इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन को लगा सकते हो कंसंट्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट को कैलकुलेट करने के लिए अगर ज़रूरत पड़ी तो। अब उसने आपसे पूछा क्या गया है? उसने आपसे पूछा है द ओवरऑल रेट। इसका मतलब क्या? इसका मतलब फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या? dP/dt। उसने आपसे मोटा मोटा क्या पूछा है? dP/dt पूछा है। प्रोडक्ट का फॉर्मेशन पूछा है, किस प्रोडक्ट किस रेट से आपका बन रहा है, क्योंकि आपका 2A से ये 2A भी कट जाएगा। ये कन्वर्जन सिर्फ कहाँ से कहाँ हो रहा है? आपका सिर्फ A से P में ही हो रहा है। आपका 2A से 2A भी कट जाएगा, सिर्फ कन्वर्जन A से P में हो रहा है। तो dP/dt आपका क्या है? यहाँ पर रेट ऑफ फॉर्मेशन है, ओवरऑल रेट ऑफ फॉर्मेशन है। इसको आप कैसे लिखोगे? P आपके पास सिर्फ इसी रिएक्शन के अंदर है और कहीं है नहीं, तो कैसे लिखते हो आप? इसको लिखोगे K3 इंटू में A2 इंटू में AC। ये आपके पास निकल कर आ गया ओवरऑल रेट ऑफ फॉर्मेशन। अब क्या यहाँ पर इंटरमीडिएट कंसंट्रेशन आ रही है जी? यहाँ पर तो A2 की भी आ रही है, यहाँ पर तो आपके पास C की भी आ रही है। दोनों की दोनों क्या है? इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन है। तो आपको एक कंसंट्रेशन की वैल्यू चाहिए, कहाँ से निकालोगे? इसको निकालने के लिए आपके पास क्या है? इसको निकालने के लिए आपके पास ये इक्विलिब्रियम है। आप यहाँ पर क्या लगाओगे? प्री इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन लगाओगे। इससे आप क्या बोल सकते हो? यहाँ से आप बोल सकते हो जो आपका K1 है वो किसके बराबर है? A2/A के स्क्वायर के बराबर है। जो आपका इससे क्या बोल सकते हो? यहाँ से आप बोल सकते हो जो आपका K2 है वो क्या है? वो आपका कंसंट्रेशन ऑफ C डिवाइडेड बाय क्या? कंसंट्रेशन ऑफ A कंसंट्रेशन ऑफ B के बराबर है। सिंपल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखा मैंने। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो? कंसंट्रेशन ऑफ C भी निकाल सकते हो, कंसंट्रेशन A और B की टर्म में आएगा। कंसंट्रेशन ऑफ A2 को भी निकाल सकते हो, कंसंट्रेशन ऑफ A की टर्म में आएगा। यानी कि आपके पास रिएक्टेंट गिवन है या फिर जो आपके पास कैटलिस्ट गिवन है उसी की फॉर्म के अंदर आ रहा है। और ऑप्शन के अंदर भी आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ A और कंसंट्रेशन ऑफ B आपके पास गिवन है। आप ये चीज़ चाहते हो कि जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है वो सिर्फ उन्हीं चीज़ों के ऊपर डिपेंड करे जो आप लोग रिएक्शन के अंदर बाहर से डाल रहे हो या फिर आपको रिएक्शन के अंदर से फाइनली जो चीज़ मिल रही है। बाहर से क्या क्या डालते हो आप? बाहर से डालते हो रिएक्टेंट को या फिर कैटलिस्ट को। तो अगर आपका रेट ऑफ रिएक्शन कैटलिस्ट के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर जो आपका B है, देखिए B जो है वो यहाँ पर क्या है आपके पास?
कैटलिस्ट की तरह काम करेगा। क्यों? क्योंकि वो रिएक्टेंट की तरह काम करेगा। क्यों? क्योंकि पहले स्टेप के अंदर तो आपने इसको नहीं डाला, लेकिन आपने सेकंड स्टेप के अंदर इसको डाला। अगर आपका ये बी ओवरऑल रिएक्शन के अंदर प्रेजेंट नहीं होता तो आपका बी क्या हो जाता? कैटलिस्ट हो जाता। लेकिन बी जो है वो ओवरऑल रिएक्शन के अंदर रहेगा, इसलिए वो कैटलिस्ट नहीं है। अगर मैं लिखूंगा इसके यहाँ पर ओवरऑल रिएक्शन तो क्या होगा आपके पास? 2A से 2A कट जाएगा, A2 से आपका A2 कट जाएगा, C से आपका C कट जाएगा। बच क्या गया आपके पास? सिर्फ आपके पास बच गया A प्लस B से क्या बन रहा है आपके पास? प्रोडक्ट बन रहा है। ये होगी ओवरऑल रिएक्शन। ऐसा नहीं होगा A से P नहीं होगी। जो आपकी ओवरऑल रिएक्शन हो क्या होगी? A प्लस B क्या बनेगा आपके पास? P बनेगा। ये आपके पास क्या है? ये आपके पास है ओवरऑल रिएक्शन। A प्लस B गिव्स प्रोडक्ट। तो जो आपके पास dP/dt है उसके अंदर अगर आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ A आ गई, कंसंट्रेशन ऑफ B आ गई तो कोई दिक्कत है नहीं। साथ ही साथ ऑप्शन के अंदर भी आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ A, कंसंट्रेशन ऑफ B ही आपको दी गई है। तो अगर आप लोग डायरेक्ट इक्वेशन की हेल्प से डायरेक्ट आप लिखना चाहो dP/dt तो आप लोग क्या लिखोगे? इक्वल टू आप उसको लिखोगे K3 इंटू में क्या? A2 की कंसंट्रेशन इंटू में क्या? C की कंसंट्रेशन। तो ये भी आपके पास इंटरमीडिएट है, ये भी आपके पास क्या है? इंटरमीडिएट है। इसकी कंसंट्रेशन आप कैसे निकालोगे? यहाँ पर आप लोग अप्लाई कर सकते हो प्री इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन। तो उस प्री इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन तो यहाँ पर लिखोगे आप, इससे आप लिख रहे हो, ये चीज़ किससे लिख रहे हो आप? इससे लिख रहे हो क्या? K1 इक्वल टू क्या होगा आपके पास? A2 डिवाइडेड बाई क्या? A का स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास A2 क्या निकल कर आ गया? A2 आपके पास निकल कर आ गया K1 इंटू में A का स्क्वायर, K1 इंटू में A का स्क्वायर। तो ये तो आपके पास निकल कर आ गया K1 इंटू में क्या? A का स्क्वायर। अब बात करते हैं C की। तो C आपको निकालना पड़ेगा। इसकी हेल्प से कैसे निकालोगे? जो आपका K2 है वो क्या है? K2 आपका गिवन है C कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई क्या? A का डिवाइडेड बाई क्या? B का। तो आपका C क्या निकल कर आ गया? यहाँ से C आपके पास निकल कर आ गया K2 इंटू में A का कंसंट्रेशन इंटू में B का कंसंट्रेशन। इसकी वैल्यू भी पुट कर दीजिए। क्या निकल कर आया? K2 इंटू में A का कंसंट्रेशन और B का कंसंट्रेशन। बाहर आपके पास K3 पहले से ही था तो क्या बनकर आ गया आपके पास? बनकर आ गया K3 इंटू में A का K3 K1 K2, A का 2 की पावर ये रही, एक पावर ये रही, 3 निकल कर आ गया। B की पावर क्या रही आपके पास? वो नहीं आ रही। तो ऑप्शन चेक कर लीजिए, ये रहा आपके पास ए आपके पास ऑप्शन रहा, तो ये आपके पास आंसर आ गया। इस तरीके से आप लोग अप्लाई करने वाले हो प्री इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन को। आपको कंडीशंस पता होनी चाहिए, कब आप अप्लाई कर सकते हो, और आपको पता होना चाहिए कैसे आपको अप्लाई करना है। अगर आपके पास कंडीशंस गिवन नहीं है, अगर आपके पास कोई ऐसी रिएक्शन गिवन है जहाँ पर उसने आपको क्या गिवन है? उसने आपको गिवन है A से आपका B का इक्विलिब्रियम है, B से आपका C बन रहा है, और यहाँ पर उसने आपको गिवन है K1, यहाँ पर गिवन है K इनवर्स, यहाँ पर गिवन है K2, और आपसे पूछ रहा है कि dC/dt क्या है। तो इस केस के अंदर आप लोग प्री अप्रोक्सीमेशन को नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पर उसने ना तो फास्ट लिखा हुआ है और साथ ही साथ उसने यहाँ पर ब्रेक किया हुआ है फॉरवर्ड रिएक्शन के अंदर भी और बैकवर्ड रिएक्शन के अंदर भी। तो कंडीशन को समझना अच्छे से जरूरी है। जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको आज कराए हैं वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर नेट के अंदर या फिर गेट के अंदर आपसे पूछे जा चुके हैं, या फिर कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं जैम के भी, जो आपसे अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं जैम के अंदर। तो उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, उनके आंसर्स को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कीजिए, और देखते हैं किसका कमेंट सबसे पहले पिन होता है। जिसके सारे के सारे आंसर्स ठीक होंगे उसका जो है कमेंट सबसे पहले पिन होगा। तो आज हम लोगों ने ज़्यादा नहीं पढ़ा, आज हम लोगों ने सिर्फ ग्राफ देखे कुछ, और साथ हमने क्या पढ़ा? प्री इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि आपका एसएसए क्या है, कैसे आप लोग उसको अप्लाई करते हो। गाइस, अगर अभी तक आप लोगों ने आरजे अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाइए जल्दी से आरजे अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके पास, और साथ ही साथ आप लोग बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपके पास सारे के सारे नोटिफिकेशंस पहुंच जाएं जो भी हम लोग यहाँ पर इस चैनल के ऊपर अपलोड करने वाले हैं। यहाँ पर हम लोग तैयारी कर रहे हैं CSIR नेट JRF दिसंबर 2020 के एग्ज़ाम की। उससे पहले हम लोग अपने फिजिकल के सिलेबस को सारा के सारा कंप्लीट कर लेंगे। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए और खुश रहिए।